आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 इकोनॉमिक्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आप लोगों के आज के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है कि समष्टि शब्द के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी का शब्द मैक्रो किस भाषा के शब्द से लिया गया है। तो ये जो हमारा मैक्रो है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि हमारे साधन, यहां पर एक खाली स्थान है, ठीक है। तो हमारे जो साधन है क्या है, तो हमारे साधन दुर्लभ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर अवतल होने का कारण है। तो इसका क्या कारण, इसका कारण हो जाएगा बढ़ती सीमांत अवसर लागत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। तो देख सकते हैं हमें जो क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर दिया गया क्या है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। जो कथन सत्य होगा वही आपको बताना है। तो यहां पर हमारी जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सत्य कथन हो जाएगा। और ये जो है बहुत सारे मॉडल पेपर में दिया हुआ है, मैंने भी आप लोगों को बताया है क्या है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे चलिए, आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देख लीजिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 हमें यहां पर क्या दिया गया, बहुत ही सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है। क्या है कि द वेल्थ ऑफ नेशन, ये पुस्तक है और ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। ये क्वेश्चन आने का पूरी चांस है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसका सही उत्तर हो जाएगा एडम स्मिथ, ठीक है। एडम स्मिथ इस पुस्तक के लेखक है द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कि अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैसे उत्पादन करें। और ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। देखिए जो हमारा न्यूमेरिकल टाइप का जो भी प्रश्न रहेगा उसको यहाँ पर मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आप लोगों को किस प्रकार से बनाना है। देखिए बात बहुत ही सिंपल है। क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित तालिका एक उपभोक्ता के लिए कुल उपयोगिता तालिका है। ये कुल उपयोगिता तालिका है। यदि वस्तु की प्रति इकाई कीमत 5 रुपए हो तो संतुलन की अवस्था में, देखिए संतुलन का अवस्था का बात हो रहा है, उपभोक्ता वस्तु की कितनी इकाई प्राप्त करना चाहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग किस प्रकार से निकालिएगा इस चीज को। तो देखिए बात बहुत ही सिंपल होता है। जो हमारा फॉर्मूला होता है एमयू वाला, तो एमयू का फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हैं। क्या होता है TUN माइनस TUN माइनस 1, ये फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितना दिया गया, 5 दिया गया है। तो 5 यहाँ पर हमारा कहां पर है, वस्तु की इकाई 5 कौन है, ये वाला है। तो यहाँ पर कितना दिया गया देख लीजिए, यहाँ पर 36 है तो 36 लिख देंगे माइनस। अब देखिए यहाँ पर क्या है T है UN माइनस 1, यानी कि एक कम। तो 5 मगर 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, मतलब 4 वाला कितना 31 है। तो यहाँ पर 31 36 मगर 31 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। बात क्लियर, बात समझ में आया। देखिए यहाँ पर 5 दिया हुआ था तो 5 के सेंटर वाला देखिए यहाँ पर कौन है, यहाँ पर 36 है, 36 में लिख दिया। और यहाँ पर देखिए सूत्र में TUN माइनस 1, N माइनस 1 मैंने क्या एक कम, तो 5 से 1 कम यानी कि 4, तो 4 वाला कितना 31 है, तो 36 में 31 घटा दीजिए आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आप लोग इसको और एक नियम से बना सकते हैं। किस प्रकार से बनाइएगा मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूं, देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। देख लीजिए आप लोग इसको किस प्रकार से और बनाइएगा। इसका 2 मेथड है, जो मेथड आपको अच्छा लगे आप लोग उसी मेथड से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो 10 है जैसा है यहाँ पर आप लोग उतार दीजिए। फिर क्या करिए, इन दोनों घटाए, तो 18 में 10 जाने से 8 बचेगा। यहाँ पर इन दोनों घटाइए तो 25 में 18 जाने से 7 बचेगा। यहाँ पर घटाएंगे तो 31 में अगर 25 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ पर घटाएंगे तो 36 में अगर 31 जाएगा तो 5 बचेगा। अगर यहाँ पर घटाएंगे 40 में 36 जाने से 4 बचेगा। यहाँ पर घटाएंगे 43 में 4 जाने से 3 बचेगा। और अगर यहाँ पर घटाएंगे 45 में 43 जाने से 2 बचेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारा 5 है, यहाँ पर भी हमारा 5, यानी ये बोला गया संतुलन की अवस्था, मतलब दोनों कहां पर मिल रहा है, किस में 5 में मिला, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप लोग वही मेथड से बनाइए। यहाँ पर आपका आंसर 5 ही आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता क्या कहलाती है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सीमांत उपयोगिता। क्या बोला जाता है, सीमांत उपयोगिता। 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कि एक उपभोक्ता 2 वस्तुओं के 2 बंडलों, यहाँ पर ए है समोसा 5 है कचौड़ी 4 है, तब बी है समोसा 5 कचौड़ी 6 के बीच तटस्थ है। यह कथन, देखिए इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन रहेगा आप लोग हमेशा सत्य में मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार जो कथन होता है सत्य होता है। 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया गया एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। क्या कि यदि किसी वस्तु की मांग वक्र का समीकरण, देखिए मांग वक्र का यहाँ पर समीकरण दिया गया है। क्या है कि Q बराबर 15 माइनस 2P दिया हुआ है, ठीक है। तो वस्तु की प्रति इकाई कीमत, यहाँ पर देखिए कीमत दिया है, प्राइस दिया है यानी कि 1 दिया है, प्राइस यानी कि P बराबर कितना 1 है। तो यहाँ पर बैठा दीजिए ना,
तो 15 का 15, यहाँ पर माइनस का माइनस, 2 का 2, और पी का मान कितना 1 है, यानी कि प्राइस 1 है तो 1 लिख देंगे। तो 15 माइनस 2 के 2, 15 में अगर 2 जाएगा कितना बचेगा 13, यहाँ पर 13 है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि यदि किसी वस्तु का मांग फलन Q बराबर 1/P है तो मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत लोच का मान होगा, कितना होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1 होने वाला है। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि माना कि एक बाजार में केवल 2 उपभोक्ता है एक वस्तु के लिए जिनकी मांग को निम्न तालिका से दिखाया गया है, जैसे कि इधर P है यानी कि वाला प्राइस हो गया, ये डिमांड 1 हो गया और ये डिमांड 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया, बात को ध्यान से सुनिए कि वस्तु की कीमत 3 पर वस्तु की बाजार मांग मात्रा क्या होगी। बाजार मांग मात्रा यहाँ पर निकालना है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिए कहां पर बोला गया 3 पर, तो 3 हमारा कौन वाला हुआ, ये वाला हमारा 3 हो गया। तो 3 के नीचे क्या क्या है आप लोग देख लीजिए, तो 7 है और 18 है, तो 7 और 18 को जोड़ दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। यही हो गया इसका उत्तर, यानी कि 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, देख लीजिए क्या है कि बजट रेखा 3x + 4y = 20 है कि ढाल क्या होगी। यहाँ पर इसका ढाल क्या होगा बताना है। देखिए ढाल जो हम लोग लिखते हैं एक्चुअल में होता है, ढाल हमारा हो जाता है px/py होता है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 3 है और y का कोफिशिएंट कितना है 4 है, तो यहाँ पर 3/4 हो जाएगा, यानी ये वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो -3/4 है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 का क्या, क्योंकि 3/4 आ रहा है तो 3/4 हमारा यही वाला है ना 3/4 करके, तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 देख लेते हैं क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि चाय की कीमत कम होने से चीनी की मांग क्या होगी। देखिए मान के चलिए चाय का कीमत जो है दाम जो है कम कर दिया जाता है, तो ग्राहक क्या करेगा, ज्यादा चाय पिएगा क्योंकि दाम कम हो गया है। जाहिर सी बात है जब कभी भी कोई चीज का कोई भी सामान का दाम अगर कम हो जाता है तो जो उपभोक्ता होता है ज्यादा उसका यूज करेगा। तो चाय का दाम यहाँ पर कम हो गया तो जो भी मतलब ग्राहक रहेगा ज्यादा चाय पिएगा, तो ज्यादा अगर चाय पिएगा, चाय अगर ज्यादा बेचाएगा तो चीनी का मांग क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, उनका डिमांड भी बढ़ेगा तब ना चाय बनेगा, नहीं तो किससे बनेगा, अगर चीनी नहीं रहेगा तो चाय थोड़ा बनेगा। इसलिए 14 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनकी बढ़ेगी। अगर यहाँ पर चाय का अगर कीमत अगर कम हो जाता है तो चीनी का जो डिमांड होगा जो मांग होगा उसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की गिफिन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र की ढाल होगी, तो यहाँ पर इसका क्या होता है आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाता है धनात्मक, 15 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि यदि किसी वस्तु की मांग रेखा मात्रा अक्ष एक्स अक्ष के समांतर है, तो ये मात्रा अक्ष माने कि एक्स अक्ष को हम लोग मात्रा अक्ष बोलते हैं, अगर इसके समांतर होगा तो यहाँ पर मांग की कीमत रोज का मान कितना होगा देख लीजिए, जिससे कि इस प्रकार से हमारा एक कोई मतलब कर्व है, मतलब एक्चुअल में इस प्रकार से हमारा ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है हमारा, ये जो यहाँ पर जो डंडी होगा वो एक्स अक्ष के समांतर होगा, तो ये वाला हमारा एक्स होता है, ये वाला वाई होता है, तो इस प्रकार से हमारा डंडी है मतलब एक्स अक्ष के समांतर, इसका जैसे रोड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो मांग की जो लोच का जो मान होगा कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से जो भी हमारा एक्स अक्ष में जब रहता है तो इसका यहाँ पर जो वैल्यू हो जाता है कितना हो जाता है, अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर जो होता है ना कि मांग का जो लोच होता है, इसके बारे में आप लोग एक कंसेप्ट जान लीजिए। मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है लेकिन और एक बार यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से जो हमारा होने वाला है किस प्रकार से होगा, क्या होगा, बात को समझ लीजिएगा ध्यान से। देख लीजिए इस प्रकार से अगर यहाँ पर हम लोग अगर इसको अच्छी तरीके से बना दें, देख लीजिए इस प्रकार से मान लीजिए है, तो होता क्या है, बात को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर अगर जो हमारा होता है इस जगह पे, एक सेकंड, हाँ इस जगह पे जो हमारा होता है, इस जगह पे हमारा क्या होता है, अगर मान के चलो कोई बिंदु रहेगा तो यहाँ पर जो ईपी का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 होगा। जैसे हम ऊपर की जो चलेंगे तो यहाँ पर ईपी का मान बढ़ता जाता है और यहाँ पर ईपी का मान यहाँ पर कितना अनंत हो जाता है। जैसे हम लोग नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर ईपी का मान क्या हो जाता है, यहाँ पर ईपी का मान घटकर 0 हो जाता है। और देख लीजिए यहाँ पर और एक चीज ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर इस जगह पे यहाँ पर जो ईपी का मान होता है क्या होता है, यहाँ पर ईपी का मान यहाँ पर क्या होता है 1 से बड़ा होता है और यहाँ पर ईपी का मान क्या होता है 1 से हमारा छोटा होता है। तो ये सब चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर हमारा ये एक्स अक्ष के समांतर हो तो इसमें क्या होता है, अनंत हो जाता है। क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, किस साधन की कीमत को मजदूरी कहा जाता है। किसको मजदूरी बोला जाता है, श्रम। ठीक है, श्रम इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दो साधन क्या है, दो साधन श्रम एल और पूंजी के है। ठीक है, यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, क्या है कि Q बराबर 5L + 3 के दिया है और श्रम और पूंजी का जो यहाँ पर मान दिया गया 100 है, यानी यहाँ पर L का भी मान 100 है
और के का भी मान यहाँ पर 100 दिया गया है। तो एल और के का मान बिठाइए और सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 का 5 एल, एल कितना 100, तो 100 लिख दीजिए, जोड़ 3 का 3 और के कितना 100, तो 100 लिख दीजिए। तो 5 गुना 100 करेंगे तो 500 होगा और 3 गुना 100 करेंगे तो 300 होगा। तो 500 300 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर 800 हो जाएगा। 18 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन 19 हमें यहाँ पर क्या दिया गया, देख लीजिए क्वेश्चन 19 हमें यहाँ पर क्या दिया गया है कि साधनों के वैसे संयोग को तकनीकी रूप से दक्ष कहा जाता है जिसमें कम से कम एक साधन की मात्रा क्या हो। यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा स्थिर हो। अगर स्थिर होगा तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि समुत्पाद वक्र का प्रत्येक बिंदु 2 साधनों के वैसे संयोग को दर्शाता है जो वस्तु की यहाँ पर खाली स्थान मात्रा का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पर 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समान इसका हो जाएगा। ठीक है, समान मात्रा का उत्पादन करते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। यहाँ पर 2 साधनों, यहाँ पर एल के 2 साधन है और यहाँ पर एक उत्पादन फलन दिया हुआ है क्या है कि क्यू बराबर है ए, एल के मात्रा में अल्फा है और के मात्रा में बीटा है। ठीक है, और यहाँ पर पूंजी की 0 इकाई, देखिए पूंजी है। ठीक है, पूंजी यानी कि 0 दिया है, पूंजी 0 दिया है और पूंजी को हम लोग बोलते हैं क्या है, तो पूंजी को हम लोग बोलते हैं के। ठीक है, पूंजी को क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। तो के का मान यहाँ पर 0 दिया है, तो चलिए ए का ए रहेगा, एल अल्फा, एक एल का मतलब अल्फा और यहाँ पर के का वैल्यू 0 दे, 0 लिख देंगे और 0 से किसी भी चीज को गुना करने से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 0 इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया, के का मान यहाँ पर 0 है। अगर सॉल्व करिएगा देखिए 0 से किसी भी चीज को गुना करने से 0 ही होता है, इसलिए 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही सुंदर प्रश्न है और ये शायद आपका सेट 1 में भी दिया हुआ था, मॉडल पेपर जो आप लोगों का आया हुआ था सेट 1 में भी दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार यू आकार का होता है, किसका यहाँ पर यू आकार का शेप होता है। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औसत परिवर्तनशील लागत का। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 दिया गया है कि यहाँ पर कॉब डगलस उत्पादन फलन, यहाँ पर एक फलन दिया है कि में पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल, देखिए ह्रासमान प्रतिफल का बात हो रहा है। बात को ध्यान से समझिएगा कि ह्रासमान प्रतिफल का बात हो रहा है तो यहाँ पर हमारा कौन वाला इक्वेशन होगा। तो बात को ध्यान से यहाँ पर सुन लीजिए, जब आपका ह्रासमान प्रतिफल होगा तो उस केस में हमारा क्या होता है, ये वाला होता है, ए प्लस बी जो होगा वो 1 से छोटा होगा। अगर ए प्लस बी 1 से छोटा है तो हमारा ह्रासमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये ह्रासमान हो जाएगा, ह्रासमान प्रतिफल हो जाएगा। अगर मान के चलिए अगर ए प्लस बी क्या हो, अगर 1 से बड़ा हो, अगर 1 से बड़ा हो तो बड़ा होने से वृद्धिमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वृद्धिमान प्रतिफल, क्या हो जाएगा, वृद्धिमान प्रतिफल हो जाएगा। अगर हमारा कम होता है तो ह्रासमान होगा और अगर ज्यादा होता है तो वृद्धिमान हो जाएगा। अगर a प्लस बी, यहाँ पर अगर a प्लस बी बराबर 1 रहता है तो इसको बोलेंगे स्थिर प्रतिफल, क्या बोलेंगे, स्थिर प्रतिफल, यानी कांस्टेंट जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जो हम लोग स्थिर रहेगा। ठीक है, बात को ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। अगर a प्लस बी अगर 1 से छोटा है तो इसको बोलेंगे ह्रासमान प्रतिफल, अगर a प्लस बी अगर 1 से बड़ा है तो बोलेंगे वृद्धिमान प्रतिफल, और अगर a प्लस बी का अगर योग 1 के बराबर है तो इसको बोलेंगे स्थिर प्रतिफल। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ह्रासमान प्रतिफल का बात किया गया है। तो यहाँ पर ये सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया गया, देख लीजिए कि निम्नलिखित में से परिवर्तनशील लागत का एक उदाहरण है। परिवर्तनशील लागत का यहाँ पर कौन सा उदाहरण हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कच्चे माल पर किया गया खर्च, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। 24 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 हमें यहाँ पर क्या दिया गया, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 25 हमें यहाँ पर दिया गया है कि औसत लागत में वृद्धि होगी जब सीमांत लागत, औसत लागत में वृद्धि कब होता है, तो देख लीजिए जब हमारा सीमांत लागत जो होता है क्या होता है, जब सीमांत लागत क्या होता है, सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या देख लीजिए, उत्पादन फलन, यहाँ पर एक फलन दिया हुआ है जैसे क्या है, क्यू बराबर 5 और एल के मात्रा में 0.5 और के मात्रा में भी 0.5 है। देखिए यहाँ पर 0.5 यहाँ पर 0.5 है। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 होगा। और अभी मैंने आपको समझाया, क्या समझेगा, अगर ए प्लस बी का मान अगर 1 होता है तो इसको क्या बोला जाता है, स्थिर प्रतिफल बोला जाता है। मैंने आपको बताया, मैंने आपको 3 चीजें बताया। अगर a प्लस बी अगर 1 से छोटा होगा तो इसको बोलेंगे ह्रासमान प्रतिफल, अगर a प्लस बी अगर 1 से बड़ा होगा तो इसको बोलेंगे वृद्धिमान प्रतिफल, और अगर a प्लस बी अगर 1 के बराबर होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग स्थिर प्रतिफल। तो यहाँ पर ये जो दो चीज दिया रहेगा, इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए कितना आ रहा है। तो यहाँ पर हमने दोनों को जोड़ा तो 1 आया, यानी कि a प्लस बी बराबर 1 आ गया। और जब 1 आएगा तो इसको बोलेंगे स्थिर मान, स्थिर प्रतिफल या फिर स्थिर मान प्रतिफल, जो भी बोलेंगे। ठीक है, तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलिए, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर हमें क्या दिया गया है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27 हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लोच का मान हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर ये वाला जो कर्व दिया गया, देख सकते हैं ये वाला हमें यहाँ पर कर्व दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा अगर इस प्रकार से अगर इसको हम लोग बढ़ाएं तो देख लीजिए ये हमारा कुछ इस प्रकार से ये आएगा, इधर आ रहा है,
कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए किधर है, तो इधर हमारा बाएं तरफ है, ये किधर है, बाएं तरफ है। बात को ध्यान सुनिएगा, ये हमारा ओरिजिन है, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के क्या है, ये बाएं तरफ है। तो जब भी मूल बिंदु के बाएं तरफ होगा, देखिए यहाँ पर 3 कंडीशन बनता है। क्या क्या बनता है मैं आपको एक एक करके हर एक चीज को पहले समझा देता हूँ, फिर मैं आपको हर एक चीज बता दूंगा। देख लीजिए यहाँ पर हम लोग बना देते हैं, ठीक है, हर एक चीज को बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। चलिए यहाँ पर हम लोग बनाते हैं हर एक चीज को। तो चलिए एक हमारा इस प्रकार का रहेगा जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, एक तो ये वाला रहेगा, एक तो हमारा रहेगा कुछ इस प्रकार से, मतलब ये ओरिजिन वाला रहेगा कुछ इस प्रकार से, और एक तो हमारा रहेगा कुछ इस प्रकार से। देख लीजिए हर एक को देख लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक तो हमारा कुछ इस जगह पे रहेगा, तो इस प्रकार से रहता है, 3 कंडीशन बनता है। तो यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक अगर देखिएगा तो देख लीजिए इसको, जैसे कि अगर हम लोग इसको अगर इस प्रकार से आगे अगर बढ़ाएंगे तो ये हमारा इधर आ जाएगा, यानी ये हमारा मूल बिंदु हो गया, और मूल बिंदु के क्या है, बाएं तरफ है। तो जब भी मूल बिंदु के बाएं तरफ अगर होगा तो इसका जो वैल्यू होगा 1 से अधिक होगा। कितना होगा, 1 से अधिक होगा। कितना हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। अगर ये ओरिजिन पर होगा, यानी कि मूल बिंदु पर अगर ये होता है, ठीक है, अगर ये मूल बिंदु पर होता है तो यहां पर इसका वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर इस प्रकार से यानी कि मूल बिंदु के अगर ये दाएं तरफ हो, किधर, मूल बिंदु के दाएं तरफ, यानी कि दाएं इधर है और इधर क्या है, ये बाएं तरफ था, ये बाएं तरफ होने से 1 से अधिक, और अगर दाएं तरफ होगा तो 1 से क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। तो यहां पर 3 कंडीशन बनता है, तीनों कंडीशन को याद रखिएगा, लेकिन यहां पर ये वाला कंडीशन दिया गया है, यानी ये बायां वाला दिया गया है। तो यहां पर 1 से अधिक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 में यहाँ पर दिया गया है, क्या है यहाँ पर कि मांग अधिक्य की स्थिति होती है जब, ठीक है, तो कब होती है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनकी पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती है। ये हो जाएगा 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 कि बाजार संतुलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बाजार संतुलन की स्थिति में, ठीक है, यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर सबके सब सत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि किसी वस्तु की कीमत में 4% की कमी, देखिए यहाँ पर जो कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है, 4% का परिवर्तन हो रहा है, करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में, देखिए मात्रा में 3% की वृद्धि हो रही है, यानी कि मात्रा में 3% का यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर हमें बताना कि ये जो वस्तु की जो पूर्ति होगा किस प्रकार का होगा, ठीक है। देखिए बात बहुत सिंपल होता है, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, मांग का जो लोच होता है वो आप लोग निकाल दीजिए यहाँ पर। तो किस प्रकार से निकालिएगा, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो भी मात्रा में जो परिवर्तन होगा, जो प्रतिशत परिवर्तन जो भी होगा उसको आप लोग लिखिए। तो मात्रा में परिवर्तन हो रहा है 3%, तो 3% ऊपर में लिख देंगे, और यहाँ पर कीमत में जो परिवर्तन होगा उसको नीचे लिखिए। तो यहाँ पर कीमत में 4%, 4% नीचे लिख देंगे, प्रतिशत कट जाएगा, बचेगा 3/4। इसको जब आप लोग भागा देंगे ना, इसको जब आप लोग भागा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.75। और ये जो 0.75 है ये हमारे क्या 1 से छोटा है, और ये 1 से छोटा है, और जब भी 1 से छोटा होगा तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सापेक्षिक बेलोचदार। याद रखिएगा, जब भी हमारा 1 से छोटा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, सापेक्षिक बेलोचदार हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं, क्या दिया गया देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर हमें दिया गया है कि यदि क्या है कि अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फॉर्म के लिए वस्तु की कीमत औसत परिवर्तन से लागत से कम है तो फॉर्म वस्तु की कितनी इकाई का उत्पादन करेगा, कितना यहाँ पर उत्पादन करेगा, तो यहाँ पर 0, ठीक है, 0 उत्पादन करेगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कि एक बाजार में फॉर्मों की संख्या में कमी होने से वस्तु की पूर्ति क्या हो जाएगी, तो वस्तु की पूर्ति भी कम हो जाएगी। फॉर्म में अगर कमी होगा तो यहाँ पर वस्तु का पूर्ति भी कम हो जाएगा। तो 32 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में यहाँ पर क्या दिया गया है, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया कि बाजार में पूर्ति अधिक्य की स्थिति उत्पन्न होती है जब, कब होती है, तो देख लीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो, ठीक है। 33 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 क्या दिया गया देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 हमें यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर है कि दीर्घकाल में वस्तु की मांग घटने से साम्य कीमत में क्या होती है, तो साम्य कीमत यहाँ पर आपका क्या हो जाती है, इसमें भी कमी हो जाती है, तो कमी होगी। क्वेश्चन 35 क्या कि बाजार संरचना में प्रतियोगिता घटने से फर्मों के बीच प्रतियोगिता के व्यवहार में क्या होती है, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाता है वृद्धि होगी, ठीक है, वृद्धि हो जाएगी। 35 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कि एक एकाधिकारी वस्तु की मांग की लोच 1 के बराबर होती है जब, कब यहाँ पर 1 के बराबर होता है, तो 1 के बराबर होने का जो यहाँ पर कंडीशन होता है क्या होता है, सीमांत आय 0 होती है। जब सीमांत आय 0 होती है तब इसका मान जो होता है वो 1 के बराबर हो जाता है। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं 37, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 37 में यहाँ पर दिया गया
है कि किस बाजार संरचना में एक फॉर्म के लिए औसत आगम वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक कब होती है? तो देखिए ऋणात्मक हमारा हो जाता है एकाधिकार बाजार में, ठीक है। तो यहाँ पर 37 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर क्या है कि मांग वक्र का आकार क्या होगा ताकि कुल आगम वक्र एक क्षैतिज रेखा हो। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि आयताकार परवलय हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये वाला उसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कि मांग वक्र का आकार क्या होगा ताकि कुल आगम वक्र मूल बिंदु से गुजरती हुई धनात्मक ढाल की एक सरल रेखा हो। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 39 है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि मात्रा अक्ष के समांतर। मात्रा अक्ष यानी कि एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए क्वेश्चन 40 देख लीजिए, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देख लीजिए क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर दिया गया, नीचे दिए गए फॉर्म के लिए सीमांत आगम अनुसूची से वस्तु की 6 इकाई के उत्पादन से कुल क्या है संप्राप्ति क्या होगी? 6 ठो बोला है, तो यहाँ पर 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो 6 ठो जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 10 और 8 18, 6 और 4 10 और यहाँ पर ये 2 है, ठीक है। सबको जोड़ दीजिए, तो 18 और 2 20 और 10 30, तो 30 का आंसर आ गया। आप लोग जोड़ लीजिएगा ना, यहाँ तक पूरा जोड़ लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, 30 का सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको हर एक क्वेश्चन बताया जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग हर चीज को कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।